तो अगर हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए। हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहां स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए। तो हमें कुर्सी की फिक्र नहीं है, जिस दिन हमें असेंबली डिसॉल्व करनी होगी हम कर देंगे, अगर यही शर्त है रियासत को राज्य का दर्जा मिलने की। तो ये वजीर आला उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने साथ ही साथ कही हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बयान दिया है, इस बयान का मतलब क्या है? अगर अपोजिशन के माने तो अपोजिशन के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को फुल मेजॉरिटी मिली है, फुल मेजॉरिटी की सरकार है, लेकिन सरकार चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से वो जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। ये अपोजिशन का कहना है। एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां, पीडीपी इस पर क्या राय रखती हैं, इसी को जानने के लिए हम आज अपने साथ इस चर्चा में शामिल कर रहे हैं कुछ खास मेहमानों को। हम उनका बारी बारी से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कविंदर गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है और सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हसन बेग साहब, जावेद हसन बेग साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं बारामूला से। हमारे साथ यासिर रशीद जुड़ रहे हैं, एक्स एमएलसी और सीनियर लीडर पीडीपी। साथ ही एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, इंडिपेंडेंट एमएलए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले हसन बेग साहब आपके पास ही आना चाहता हूं और मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आप जरा सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान की थोड़ी और वजाहत कर दें। सीएम उमर अब्दुल्ला को ऐसा कहने की नौबत आखिर क्यों आई? मैं आपका मशकूर हूं कि एक निहायत ही अहम मौजू पर बात करने का आपने मौका फराहम किया। अब इस जो इशू है इसको देखने के अपने अपने तरीके और सियासी और एक कानूनी जाविये। जी, पहला नुक्ता जो मैं आपके जरिए इस प्लेटफार्म के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, ये मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दो चीजों पर कमिटमेंट की थी, और जो मैं बात कहता हूं उसको ऑन रिकॉर्ड पर रख दें और वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं कभी भी ब्लफ नहीं करता और गलत स्टेटमेंट नहीं देता। पहली कमिटमेंट ये की थी कि हम जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे, और फिर दूसरी बात ये की थी कि वक्त आने पर हम रियासत का दर्जा बहाल कर देंगे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़िया रूलिंग दे दी कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा दें, और अटॉर्नी जनरल जो थे उस वक्त उनसे ये मालूम किया कि आप रियासत का दर्जा उसके बाद बहाल कर दें। ये दोनों डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की है। तो सबसे पहले ये बात साफ और वाज़िया हो जाए कि उसमें से पहला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी मरकजी हुकूमत ने कमिटमेंट की थी कि हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे, वो पूरी हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि जम्मू और कश्मीर में इसको यूनियन टेरिटरी के बजाय रियासत का दर्जा इसका बहाल होना चाहिए, उसमें जो अटॉर्नी जनरल ने वहां कमिटमेंट किया है वो पूरा करना बाकी है। तो ये एक कानूनी हैसियत है इस मामले की कि ये मरकज की हुकूमत का वादा सिर्फ कोई सियासी वादा नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का ही मसला नहीं है, ये उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कमिटमेंट्स की हैं उनको वो कैसे पूरा करते हैं। तो अगर अब वो इसमें जो बीजेपी और जो बीजेपी के साथ कश्मीर में कई सियासी जमातें कुछ खुलेआम और कुछ दरपर्दा जुड़ी हुई हैं, और वो उन पे उनको ये कह रही हैं कि अगर आप रियासत का दर्जा बहाल करते हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के दौर में होता है तो फिर बीजेपी और वो इरेलेवेंट होके रह जाएंगे। तो इस चीज को जहन में रखते हुए उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि अगर आप सिर्फ इसलिए ये स्टेटहुड बहाल नहीं करना चाहते कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करना चाहते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में अपनी प्रॉक्सीज को और खुद को यहाँ हुकूमत में लाना चाहते हैं, तो हम उस हद तक भी जाने को तैयार हैं, क्योंकि स्टेटहुड बहाल करने से जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत बहाल होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में रहती है या नहीं रहती ये माने नहीं रखती, माने ये रखता है कि जम्मू कश्मीर का जो खोया हुआ का विकार है उसमें जो स्टेटहुड की बहाली होगी वो उस विकार की बहाली के सिलसिले में पहला कदम होगा। तो ये बहरहाल मुझे उम्मीद है कि
मरकजी हुकूमत उन लोगों के ठीक है जावेद साहब, मैं उम्मीद आपकी उम्मीद वजह है उस पर मैं बाद में बात करूंगा। ब्लैकमेलिंग होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे जो फर्स्ट राउंड में जो आपसे चाहा था आपने वो बातें बता दी हैं जावेद साहब। जी बिल्कुल, रियासत का दर्जा बहाल करेंगे अगर आप हुकूमत छोड़ देते हैं तो इसको हम ब्लैकमेलिंग कहेंगे और मरकजी हुकूमत इस लेवल पर कभी सियासत नहीं करेगी। ठीक है जावेद साहब, आप हमारे साथ बने रहे। कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डिप्टी सीएम है, बीजेपी के सीनियर लीडर है। कविंदर गुप्ता साहब, कैसे आप रिएक्ट करेंगे इसको? क्योंकि देखिए अभी हसन बेग साहब को आपने सुना होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से कह रहे हैं कि दरपर्दा कुछ चीजें चल रही हैं और मतलब अभी अगर वो रियासत दर्जा मिलता है तो ये एनसी को और गुड फेथ और गुडविल में चला जाएगी एनसी बहुत ज्यादा और बीजेपी को इससे नुकसान होगा, तो इसलिए शायद इस तरह की चर्चा हो रही है। मैं चाहूंगा कि आप अपना रिएक्शन दें। देखिए, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि हुकूमत ये स्टेटहुड का दर्जा बहाल हो। और हमारे जो लीडर हैं, इस देश के प्रधानमंत्री है, इस देश के गृह मंत्री है, हाँ। उन्होंने साफ कहा है और ये शब्द जावेद हसन बेग साहब ने भी यूज किए हैं कि एप्रोप्रिएट समय आने पर, उपयुक्त समय आने पर, क्या ये समझते हैं कि उपयुक्त समय आ गया है? लगातार जो एक मेहनत के साथ आज स्टेट को जहां पहुंचाया है, जहां आतंकवाद था, भ्रष्टाचार था, अलगाववाद था, परिवारवाद था, ये सारी चीजें आज जो उसको खत्म हुई है। मस्जिदों से ऐलान किया जाता था और हुर्रियत के माध्यम से जब दिल करता था हम उसको बंद कर देते थे। मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे। ये पत्थरबाजी, जहां जाओ आर्मी पर पत्थरबाजी की जाती थी। आखिर ये माहौल ठीक हुआ, उस वक्त स्टेटहुड थी और स्टेटहुड अगर इसी प्रकार से हालात ये चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा ये कहना है कि क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी 10,000 करोड़ के अभी हाल ही में प्रोजेक्ट इसके दिए गए हैं, लगातार काम हो रहा है। तो स्टेटहुड का इमोशनल जानबूझकर के किसी ने स्टेट नहीं मांगे, किसी जम्मू कश्मीर की जनता ने अभी स्टेट की मांग नहीं की है। वो चाहते हैं यहां पर जो अमन बहाली हो और अमन बहाली का अभी हाल ही में जो पहलगाम की घटना हुई है, उस पहलगाम की घटना के बाद किस प्रकार से पूरी जनता ने भारत सरकार की सपोर्ट की है, पाकिस्तान के विरुद्ध बातें की हैं। आखिर ये चीजें बदली हैं। हाँ। और अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि यहाँ पर लोकल सपोर्ट कोई नहीं है। यहाँ पर पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, 2 लोगों को पकड़ा, कितने लोगों की जांच हो रही है, लेकिन ये कहते हैं कि मिलिटेंसी के पीछे कोई लोकल सपोर्ट नहीं है। देखिए, कोई जनता नहीं, जनता यही चाहती है कि यहाँ पर अमन रहे, जनता यहाँ पर चैन चाहती है, जनता यहाँ पर विकास चाहती है। कविंदर जी, जनता अमन, चैन, सुख, शांति, तरक्की चाहती है, लेकिन साथ साथ रियासत का दर्जा भी चाहती है। और आप कह रहे हैं कि आप भी चाहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मिलिटेंसी चलती रहे और जिस प्रकार से, पहले मैं साफ कहना चाहता हूं, कौन से लोग पुलिस में भर्ती किया करते थे? जो मिलिटेंट्स के परिवारों के लोग थे, उनको यहाँ पर भर्ती किया गया। कविंदर जी, ये इसके सेकंड राउंड में हम इस पर बात करेंगे, सेकंड राउंड में बात करेंगे। फर्स्ट राउंड में सिर्फ इस पे बात करना चाहता हूं कि जो सीएम ने कहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया अलग अलग दलों की है। मैंने आपकी प्रतिक्रिया ले ली है। बीजेपी की यासिर ऋषि हमारे साथ मौजूद है, एक्स MLC है और सीनियर लीडर है PDP के। यासिर ऋषि साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल सीधा ये है, उमर अब्दुल्ला अगर ये कह रहे हैं कि अगर शर्त यही है, अगर ये जरूरी है कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए ताकि रियासत का दर्जा मिल जाए, चूंकि एनसी के रहते रियासत दर्जा मिल नहीं सकता, ताकि एनसी और ज्यादा मजबूत ना हो जाए कहीं, तो अगर यही शर्त है तो मैं असेंबली डिसॉल्व करने की सिफारिश करने को तैयार हूं, मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं। PDP कैसे देखती है इसे? देखिए हुजूर, इसमें एक मामला है जो बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं मैं। इस मामले में, इसमें न कुर्सी छोड़ने की बात है, न असेंबली डिसॉल्व करने की बात है। स्टेट तो हमें मिलनी है, वो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। हमारा मुद्दा और मकसद जो है, जो हम इस पार्टी ने मैंडेट लिया था, जो लोगों को कहा गया था, वो 370 के पीछे लिया गया था, जिसमें मैं आपको कहूं
थोड़ा सा 2 मिनट में आपसे ले लूंगा। ये गवर्नमेंट जो एज उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में, ये इसको 2 बार मौका मिला, 2008 और 2014 में। एज ए गवर्नेंस और एज ए पॉलिटिकल लीडरशिप में मेरे हिसाब से ये बिल्कुल, हमारे हिसाब से बिल्कुल फेल हो गया। आज की बात यही है, अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल फेल है। पीने का पानी नहीं है, खेती बाड़ी खराब है, मामलात खराब है, नरेगा की स्कीमों तक बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जहां पर हम देखेंगे इस 1 साल में ये बिल्कुल गवर्नेंस, इसमें एज ए उमर अब्दुल्ला की गवर्नेंस फेल है। वो मैं ये कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला को 2 बार मौका मिला, वो फेल है। इसके बाद अगर हम पॉलिटिकली ले जाएंगे, पॉलिटिकली इसको बड़ा एक मैंडेट मिला था, इसको करीब करीब 50 सीटें इसके हाथ में हैं। न ये दिल्ली को अभी तक कन्विंस कर पाया कि जो दिल्ली ने खुद कमिटमेंट की थी होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की, हम इमीडिएट सीटें देंगे, वो नहीं कर पा रहा है। अब ये बड़ी बातें कर रहा है कि फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं ले लूंगा। ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं, शगुफा छोड़ने की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इसको नहीं है, इसको पता है कि ऐसा कुछ होना नहीं है। जब उनको करना है तो वो शायद वो उसमें लॉ में भी आ रहा है, वो नए इलेक्शन ही होंगे, उसमें तो होगा ही जब स्टेट होगी, क्योंकि जो ये इलेक्शन हुआ था वो यूटी में हो गया था। ऐसा है नहीं, ये अपनी गलतियां और अपनी नाकामियां जो इसको पॉलिटिकली भी और गवर्नेंस में भी ये बिल्कुल फेल है। नहीं ये पानी दे पा रहा है, नहीं ये गवर्नेंस दे रहा है, और नहीं ये पॉलिटिकली दिल्ली को कन्विंस कर पा रहा है। हसन बेग साहब, मैं आप तमाम ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर आपका टेक लूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हसन बेग साहब, अभी मुझे मुजफ्फर इकबाल खान साहब का पास जाना है। जी ऋषि साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मेरा यही है कि हमारा जो, अब आप ग्राउंड पे आ जाएंगे एज ए यूटी, जैसे एलजी साहब ने लास्ट टाइम कहा कि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के बगैर जो बाकी डिपार्टमेंट से करीब करीब 32 डिपार्टमेंट पीडीपी चाहती है कि रियासत का दर्जा मिले या ना मिले। वो क्यों नहीं, देखिए वो तो देना ही है। क्या चाहती है पीडीपी? पीडीपी देख लीजिए, वो कोई ऐसा नहीं करेगी ना हमारे ऊपर, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो तो होना ही है। न वो उमर साहब हमारे ऊपर एहसान करेंगे, न वो बीजेपी करेगी, न वो किसी का एहसान है। जैसे कविंदर जी कह रहे थे नहीं ऐसा होना है, वैसा नहीं। कविंदर जी को भी ये मानने की बात है कि ये सुननी चाहिए बात की, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो सबसे यहां पर एक अदालत है, उसकी गाइडलाइन है। इमीडिएट उसको बहाल किया जाए, वो हमारे ऊपर एहसान नहीं है। क्या पीडीपी को लगता है कि इसमें ताखीर हो रही है? एक सेकंड, हमारी बात, और जो पॉलिटिकल मैंडेट हमें मिला था, जो इनको मिला था नेशनल, वो 370 के पीछे मिला था, 370 के पीछे इन्होंने मैंडेट लिया था। लेकिन उसमें तो ये बात तक नहीं कर रहे हैं, उसमें तो ये कोई पॉलिटिक्स ही नहीं। ठीक है ऋषि साहब, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे चौथे पैनलिस्ट, उनके साथ मुझे जाना है उनके पास। मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट। मुजफ्फर साहब, ये सीएम उमर अब्दुल्ला को यह बयान देने की क्या जरूरत पड़ी, और जब उन्होंने बयान दिया काफी गुस्से में नजर आए, क्या वाकई जो उनका गुस्सा है, और जो सुनील शर्मा इल्जाम लगा रहे हैं, सुनील शर्मा कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार की जो भी अभी जो टेन्योर अब तक जितना भी चला है उसमें वो नाकाम रहे हैं, जो इख्तियारात उन्हें हासिल है उनके बावजूद वो काम पूरा नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि जो आपने वादे किए थे बिजली फ्री करने का या गैस सिलेंडर देने का, इसमें कहां से रुकावट है। तो ये तमाम जो नाकामियां हैं उसको ढकने के लिए, कहने के, उस पर पर्दा डालने के लिए, उस पर चादर डालने के लिए इस तरह के बयान सीएम दे रहे हैं। उनका मैं रिएक्शन सिर्फ आपको बता रहा हूं कि उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। जी, आपका रिएक्शन। विशाल साहब है, वो जावेद बेग साहब बैठे हैं जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जो अपना स्टैंड पॉइंट रखेंगे। जी। एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि इसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, कोई कानूनी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जब आप किसी यूटी को स्टेट में बदलेंगे तो आपको, क्योंकि इलेक्शन पहले जो है वो स्टेट असेंबली नहीं थी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी। हाँ, अगर इसकी यही शर्त है, हाँ, तो हम आज भी तैयार हैं। हाँ, हमारा 370 353 की पोजीशन बहाल करो, हमारी रियासत बहाल करो। हम आज भी असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मैं भी लेजिस्लेटर हूं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, दोबारा लोगों के पास जाएंगे। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए हूं, मैं कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए तो नहीं हूं, लेकिन सीएम साहब को, उमर साहब को अभी आप 6-7 महीने में उनको असेस ये करना कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। हाँ, आप 4.5 साल के बाद एक मायना कर सकते हैं कि भाई उन्होंने डिलीवर किया या नहीं किया। जब सीएम साहब को, जिनको आप एक तहसीलदार ट्रांसफर करने की पावर नहीं है, एक सेक्रेटरी जो अपनी पसंद का वो नहीं ला सकते हैं, आप कहते हो कि हमारे पास सब कुछ है। क्या है हमारे पास? लॉ एंड ऑर्डर को छोड़िए, आप लॉ एंड ऑर्डर की लपेट में उन्होंने कहा नहीं जी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो हैं दे आर रिलेटेड, दे आर एसोसिएटेड विद द लॉ एंड ऑर्डर। अरे भाई, हमने कहीं भी, बहुत सारी यूटीज भी रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया है कि सर्विस जो है वो यूटी, जिस यूटी के पास लेजिस्लेचर है, सर्विस उनके पास रहती है।
आप कहते हो कि उमर अब्दुल्ला को बाकी सब फ्री हैंड, कहां दिया है इन्होंने फ्री हैंड? उमर साहब को तो मतलब एक किस्म का समझ लो कि आपने यरगमाल बना के रखा हुआ है, और हमें पता है कितनी मुश्किलात आती हैं, खैर हमें उसकी पे परवाह नहीं। बहुत जल्द आप देखेंगे, ये कहते हैं ना, अभी हमारे फार्मर डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि लोगों की डिमांड नहीं है, आप 1 महीना वेट करो। मुझे बहुत नौजवान परेशान कर रहे हैं, हम एक मूवमेंट चलाने वाले हैं यहाँ कि हमारा प्री 53 वापस करो, हम स्टेट पर रुकने वाले नहीं हैं। अब बहुत जल्द एक पूरी रियासत में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक पुरअमन मूवमेंट चलने वाली है, और पैदल मार्च हम करेंगे यहाँ से दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक हम घेराव करेंगे। लेकिन मुजफ्फर साहब, अभी आप सुन रहे थे फॉर्मर डेप्यूटी सीएम को, आप सुन रहे थे कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद, उनका यह भी कहना है कि हालात कहीं ना कहीं अभी साजगार नहीं है। उन्होंने पहलगाम के वाकये का जिक्र किया। वो साजगार कभी भी नहीं होंगे, वो तब होंगे जब इनकी सरकार बनेगी, वो कभी नहीं बनेगी। इनका मकसद ये है कि माहौल साजगार तब होगा जब यहां जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आएगी। वो तो कभी आ नहीं सकती है, तो फिर कभी भी साजगार नहीं होगा। ये भाई आपने इलेक्शन करवा लिया। अब मुझे रिएक्शन ले लेना चाहिए। अब मुझे रिएक्शन जी, कविंदर गुप्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपके ऐसा कहने का मतलब यह था कि जब बीजेपी की हुकूमत बनेगी तभी हालात साजगार होंगे, ये इकबाल साहब कह रहे हैं? देखिए, नंबर एक ये भूल जाएं कि कभी इनका सपना सच होगा। इस सपने लेना छोड़ दीजिए। जो धारा 370 की बात की थी, इस धारा 370 ने इस प्रदेश की तबाही की है। इस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को पूरे भारत के साथ अलग रखा है। उसी धारा 370 को लेकर कह रहे हैं कि वो तहरीक शुरू करने जाएंगे। मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि दोबारा जम्मू कश्मीर इसको लेकर एक आंदोलन शुरू किया जाएगा कि रियासत का दर्जा तो दीजिए, हमें धारा 370 वापस चाहिए। वो ये कह रहे हैं वापस आएगी, बहुत जल्द शुरू होने वाला है, आप देख लेंगे, आप देख लेना, बहुत जल्द एक बहुत देखा है की मूवमेंट शुरू होने वाली है। देखेंगे धारा 370 के कारण ही शेख अब्दुल्ला को 18 साल जेल के अंदर रहना पड़ा था। अरे भाई जेल में भी जाएंगे, इसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है हमने। जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसान काम नहीं है। हमने वादा किया था कि जब भी हम सरकार में आएंगे तो ये धारा 370 को तोड़ेंगे, और तोड़ करके हमने दिखाया। और हमने अगर कहा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने ये भी कहा है कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन सही समय पर देंगे। अभी वो समय नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदर की लड़ाई। वही तो सवाल उठ रहा है ना कि समय कौन सा है? सवाल तो वही उठ रहा है, क्या ये वो समय है जब बीजेपी की सरकार बनेगी? ये मुजफ्फर साहब सवाल उठा रहे हैं, क्या बीजेपी की सरकार बनेगी तभी से भी समय होगा? सवाल ये उठ रहा है। कविंदर साहब से कह दीजिए, देखिए आपकी यही शर्त है कि यहां बीजेपी की सरकार बनेगी, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप सीधा कहो कि बीजेपी की सरकार बनाओ, हम स्टेट देंगे, हमें लोगों की डिमांड के लिए, हम इनको सरकार बनाने के लिए भी कहेंगे बना दो भाई, हम छोड़ देते हैं, अगर यही शर्त है। लेकिन अगर आप लोगों को पूछकर बनाएंगे, लोगों की आज पहली डिमांड है कि हमारी स्टेटहुड और हमारी ऑटोनॉमी वापस करो। आज लोगों के दिलों में, मैं बताऊं आपको, गुस्सा है, सख्त गुस्सा है नौजवानों के बिलखुसूस। ठीक है, हमें यहाँ नौजवान अब परेशान करना शुरू हो गए हैं कि भाई आप खामोश क्यों हैं इस पर, आप इस पर क्यों नहीं आंदोलन शुरू करते? हमें आप लोग पूछना शुरू हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये स्टेटहुड वापस नहीं करते हैं, 370 वापस नहीं करते, आप क्यों नहीं पुरअमन मार्च करते हो यहां से दिल्ली तक? हसन बेग साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या वाकई 370 को लेकर के भी बेचारी है? बीजेपी कह रही है कि वो तो हमने जमीन के बहुत नीचे उसे दफन कर दिया है, वो तो कभी वापस आ नहीं सकता, उस पर तो मुहर रख चुकी है आईनी तो मतलब अदालत की। तो मेरा सवाल आपसे भी ये होगा कि क्या वाकई एक ऐसा माहौल बन रहा है कि अगर रियासत के दर्जे की बहाली में देरी हुई तो फिर रियासत दर्जा नहीं बल्कि 370 को लेकर के मांग फिर से तेज होने लगेगी, जैसा मुजफ्फर साहब कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर एक निहायत ही एक हिस्सास रियासत है जी, इसलिए हमारी गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर से कि जब वो जम्मू कश्मीर में सियासत की बात करते हैं तो उनको जम्मू कश्मीर की सियासत को मलहूज़ नजर रखना होगा। बदकिस्मती ये रही कि जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ, उसमें बीजेपी ने तब तक बीडीपी का साथ दिया जब तक इनको सूट करता था, और फिर जब इनको ये एहसास हुआ कि अब हमें पीडीपी को ही दफन करना है तो इन्होंने 1 घंटा नहीं लगाया और एक जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी जमात को दफन करके चले गए। तो इनसे कोई तवक्का रखना, बीजेपी से कोई तवक्का रखना, चाहे वो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी हो
या मरकज में जो भारतीय जनता पार्टी है उनसे ये तवक्का रखना कि वो कश्मीर के हवाले से किसी संजीदगी का, किसी खुलूस का और किसी सिंसेरिटी का उनका कोई नुक्ता नजर होगा या नजरिया होगा, ये वही लोग उनसे ये तवक्का रखेंगे जो सांप से 2 बार एक ही बिल में डसने के आदी हों। कम से कम हम तो उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। जहां तक हमारी स्टेटहुड का ताल्लुक है, इसके हवाले से मैं ये बात वाज़िया कर देता हूँ कि स्टेटहुड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया कर दिया है। उसने कहा था कि इलेक्शन करें और स्टेटहुड बहाल कर दें, और ये चाहे कोई भी तरीका इख्तियार करें, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, एक न एक दिन इनको स्टेटहुड का दर्जा बहाल करना है। और ये स्टेटहुड सिर्फ जम्मू के लोगों के लिए या कश्मीर के लोगों के लिए नहीं होगा, इसका फायदा पूरे मुल्क को होगा। आपने कुछ मैं 3 नुक्ते, या तो मुझे आप बात करने दें या फिर मैं 3 नुक्ते आपके सामने रखूंगा जो आपकी आगे की डिस्कशन में काम आएंगे। जी बोलिए। इसमें पहला नुक्ता ये है कि अगर स्टेटहुड और यूनियन टेरिटरी में इख्तियारात एक जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, तो क्या तुक थी मरकज को जम्मू कश्मीर को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाना? मेरा पहला नुक्ता ये है। दूसरा मेरा नुक्ता ये है कि अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेटहुड एक जैसे हैं तो फिर इसको स्टेट बनाने में देर क्यों की जा रही है? ये मेरा दूसरा नुक्ता है। तीसरा मेरा नुक्ता है कि कुछ लोगों को शायद मालूम ना हो, पहले जमाने में यूनान में पुलिस जो होती थी उसको स्टेट कहते थे। स्टेट और पुलिस 2 अलग चीजें नहीं। ये नरेगा नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो एक बहुत बड़ा मुल्क एक जमाने में एक तारीखी मुल्क हुआ करता था, वो रिड्यूस होते होते यूनियन टेरिटरी बन गया है। हम इस वक्त ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास पुलिस नहीं है, हाफ द गवर्नमेंट इज पुलिस। आपके पास तमाम रेवेन्यू के और जुडिशियल पावर्स नहीं है, वो सारे के सारे एलजी साहब के पास और मरकजी हुकूमत के पास है। आपके पास तहसीलदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक किसी एक अफसर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के इख्तियारात नहीं है। आपके पास कोई मनी बिल के इख्तियारात नहीं है। अगर आप किसी भी किस्म का कोई भी इस तरह का करना चाहें, इवन जो एमएलएस के जो पावर्स हैं या प्रिविलेजेस हैं, जो एमएलए की जिम्मेदारियां हैं, वो पिछले 7 महीने से एलजी साहब के दफ्तर में 3 बार जा चुकी हैं, अभी तक उसका अप्रूवल नहीं आया है। तो एलजी साहब की स्टेटमेंट जो है, मैं उसको इज्जत और एहतराम की नजर से देखता हूं, लेकिन जो भी लोग इस वक्त उमर अब्दुल्ला पर इसलिए हुकूमत उंगली उठा रहे हैं कि ये गवर्नेंस का इशू है, ये सारे के सारे लोग उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हटाकर अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को आपके तीनों नुक्ते पूरे हो गए। चूंकि वक्त अब कम बच रहा है, हमें दूसरे मेहमानों के पास जाना। आपका तीनों नुक्ते हमने बहुत ही इत्मीनान से सुन लिया है। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में आपको नजर आता है, ये जम्मू कश्मीर में जो कंफ्यूजन और कैओस नजर आता है, ये इसलिए आता है कि जो लोग लेकिन हसन साहब, मेरा जावेद हसन साहब, एक सवाल ये भी, ये तो आपने गिनाया कि कहां पर रास्ते बंद है उमर सरकार के लिए, लेकिन जहां रास्ते खुले हैं उन रास्तों पर भी तो ज्यादा सफर पूरा नहीं किया ना। सवाल ये है, कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहाल होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, और ये वक्त साबित कर देगा कि ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं और ये उनके साथ काम करते आए भी हैं। तो लिहाजा इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं उतरेगी, लेकिन फिर उसका सूरज तुलू होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की वो तंजीम है, वो तहरीक है जो हर सूरत में ठीक है बात करेंगे। यासिर ऋषि साहब, सवाल यहां पर इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी ऐसा शायद कहीं ना कहीं ऐसा चाहती है, चूंकि मुजफ्फर साहब ने ये बात कह दी, उनका कहना है कि मतलब माकूल वक्त शायद वही होगा कि जब बीजेपी की हुकूमत बन जाएगी, और जब बीजेपी की हुकूमत यहां बनेगी नहीं तो फिर रियासत दर्जा मिलेगा नहीं। ये इकबाल साहब कह रहे हैं। मैं चाहता हूं आपसे कि आप इसे कैसे समझ पा रहे हैं? माकूल समय का मतलब क्या, वक्त का मतलब क्या है कि जब रियासत दर्जा मिल जाए? बिल्कुल, इसमें मैं एक क्लियर करना चाहता हूं, मुझे 2 मिनट दे दीजिए सर इसमें क्लियर करने की। जी, इसमें मैं इकबाल साहब के लिए भी क्लियर करना चाहता हूं और जावेद साहब को भी मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। सबसे बड़ी होती है जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप को 2 बार जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आजमाने का टाइम और आजमाइश का टाइम आया, तो उन्होंने उस वक्त कंप्रोमाइज के सिवा कुछ नहीं किया। चाहे वो 75 की बात हो, उस वक्त भी क्या हुआ तो वो पता ही है। खाली हमें एक सोरा अस्पताल के मिलने पे ही सारा सौदा हो गया। 96 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही थी कि बात करेंगे, स्काई इज द लिमिट, आप आ जाइए,
जो भी है अलहादी की छूट के बगैर जो भी आप कहेंगे, उस वक्त 96 में शेख फारूक साहब ने एक नेगोशिएशन, एक ये कह रहे हैं इस वक्त नहीं, ये बड़ी स्टेट की बात है या बाकी, उस वक्त उसे पावर प्रोजेक्ट पे बात नहीं की, उस वक्त हमें बिजली फीस पे उन्होंने बात नहीं की, खाली बात की अपनी कुर्सी के पीछे। आप ये रही बात, आज की बात है, आप एक टाइम मुफ्ती साहब का आया एक ही बात, लीडरशिप उसको कहते हैं जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसी बीजेपी लीडरशिप को इतनी इस चीज को समझाने की बात की और तैयार किया उस पर कि हमें आर पार एक हमें बस सर्विस और आर पार की तिजारत हमें शुरुआत करनी चाहिए। वो लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं और उसको लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, खाली 16 सीटें उसको मिली थी। ठीक है, ठीक है। यहाँ सवाल अभी दूसरा है, सवाल यहाँ दूसरा ये है कि जिस जम्मू कश्मीर की आवाम ने काफी उम्मीदों के साथ एक ऐसा मैंडेट दिया, जो आवाम जम्मू कश्मीर की चुनावों से दूर भाग रही थी, कहीं ना कहीं उसके साथ उसका लगाव कम दिख रहा था, लेकिन हालिया जो असेंबली इंतखाबात हुए या लोकसभा के इंतखाबात हुए, उसमें काफी उसने बढ़ चढ़कर मैंडेट दिया। एक उम्मीद थी आवाम को कहीं ना कहीं कि हमें जो हमारे इख्तियारात हमसे लिए गए हैं वो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए रियासत की दर्जा का बहाली का मुद्दा बहुत इमोशनल मुद्दा था, लेकिन ये अभी तक बहाली हुई नहीं है और तमाम पार्टियों को उम्मीद है कि ये बहाली जल्द से जल्द हो जाएगी। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि रियासत दर्जा बहाल हो, लेकिन वो पर्याप्त या माकूल समय, माकूल वक्त, वो माकूल वक्त कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आज भी इसका जवाब हम ढूंढ पाए हैं, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि अगर हमारा इस्तीफा दे देने से, हमारे असेंबली डिसॉल्व कर देने से जो अगली सरकार या चुनाव हो या इलेक्शन हो और तब रियासत दर्जा मिल जाए, ऐसी गारंटी हो, तो हम आज ऐसा करने को तैयार है, लेकिन इसका जवाब अभी ढूंढना काफी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। हमें दें इजाजत और हमारे जो नाजरीन है, जो दर्शक हैं, आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत। हमें धमकी दी जा रही है कि स्टेटहुड के लिए असेंबली को डिसॉल्व करना होगा, करिए, हमें अपनी कुर्सी की फिक्र नहीं है। जिस दिन आप स्टेट लाते हो, जिस दिन आप यहां स्टेट बनाते हो, मैं दूसरे दिन जो है गवर्नर साहब से कह के असेंबली डिसॉल्व करा लूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करिए।